नमस्कार भाइयों, जियो स्टैंड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग भौतिक विज्ञान की क्लास शुरू करेंगे और भौतिक विज्ञान की प्रथम श्रृंखला में आज हम लोग मापन और मात्रक पर चर्चा करेंगे। देखिए, मापन और मात्रक बेसिकली होता क्या है। यदि आप कहीं पर रह रहे हों तो आप किसी चीज़ को एज्यूम कर लें कि फला चीज़ का जो दाम है या इतना है, या आप इसको समझिए कि यदि आप 1 किलोग्राम गेहूँ तौलना चाहते हैं, ठीक है, तौल में भेजना चाहते हैं, लेकिन 1 किलोग्राम का आपका बाट आपके पास नहीं है, तो 1 किलोग्राम की जगह पर कोई और चीज़ आप उतने ही भार का ले लेंगे और इसको डिनोट कर देंगे कि सपोज दैट ये 1 किलोग्राम का है। तो जिस चीज़ से उसको डिनोट किया जाता है उसी को उसका मापन कहते हैं, ठीक है। अर्थात वह जो वस्तु है जिसको आप माप रहे हैं उससे वही उसका जो होगा वो मापन कहलाएगा, ठीक है। आपको नहीं समझ में आया? जैसे कि गांव में आपने देखा होगा कि जब गांव में पहले ये था कि किसी के पास अगर कुछ चीज़ें नहीं होती थी, चूँकि पहले गरीबी थी, ठीक है, भारत में गरीबी थी, तो होता क्या था कि आस पड़ोस के पास जो चीज़ें हुआ करता था उससे वो उधार लेकर के जो है अपनी रोज़मर्रा की जीवन को व्यतीत करते थे। जब उनके पास वो सामान हो जाता था तो उनको उतना ही नाप करके वो ले आते थे और नाप करके फिर लौटा देते थे, ठीक है। तो जानते थे, तो उसी जिस माध्यम से, जिस औजार से या जिस किसी माध्यम से उस चीज़ को नापा जाता था, तौला जाता था, वही मापन की इकाई होती है, मापन की इक्विवेलेंट वैल्यू होता है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में वैज्ञानिक युग में, भौतिक युग में मापन की कई इकाइयाँ वर्तमान में मौजूद हैं, जिसमें कुछ पद्धतियाँ हैं। आज हम उस पद्धतियों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली पद्धति इसी कड़ी में है CGS पद्धति, ठीक है। CGS पद्धति, CGS पद्धति क्या होता है? CGS में लंबाई को सेंटीमीटर में डिनोट किया जाता है, ठीक है, और जो द्रव्यमान होता है, भार होता है, इसको द्रव्यमान में जो होता है वो ग्राम में डिनोटेट करते हैं, ठीक है, और टाइम को, समय को सेकंड में डिनोटेट करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। CGS पद्धति। उसके बाद दूसरा होता है FPS पद्धति। आपको बता दें कि CGS पद्धति जो है ये फ्रेंच पद्धति है, ठीक है। फ्रेंच लोग जो होते हैं वो CGS पद्धति का प्रयोग करते हैं, अपने यहाँ नापतोल की इकाई को CGS पद्धति से चलाते हैं। हमारे यहाँ क्या चलता है? तो हमारे यहाँ जो है वर्तमान में, तो पूरी दुनिया में सिस्टम ऑफ इन्वेंशन SI पद्धति चलता है, ठीक है। तो पहले जो था MKS पद्धति को मापा जाता था यहाँ पर। FES पद्धति क्या होता है? फुट पाउंड सेकेंड। लंबाई को फुट में मापा जाता है, ठीक है, लंबाई को फुट में और द्रव्यमान को किस में? पाउंड में। अब पाउंड जो जहाँ जानते होंगे आप ब्रिटेन का है, और उसके बाद टाइम को सेकंड में डिनोटेड यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। MKS पद्धति क्या होता है? लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मापा जाता है। सिस्टम ऑफ इन्वेंशन या SI क्या होता है? तो SI 1967 में जिनेवा के अंतर्राष्ट्रीय मापतौल महाधिवेशन में बैठक हुई थी। उसी बैठक के दौरान 7 मूल राशियों को माना गया, 7 भौतिक राशियों को केंद्र बिंदु माना गया और इसी 7 भौतिक राशियों को वर्तमान में माना जाता है। यही पूरे विश्व में मापक यंत्र हैं और मापक इकाइयां हैं, और इसी के मापक यंत्र मैंने बोला था, यही किसी भी वस्तु की मापक इकाइयां हैं और यही मापी जाती हैं, ठीक है। तो जो भौतिक राशियाँ वर्तमान में सिस्टम ऑफ इन्वेंशन के द्वारा मापी गई, उसमें लंबाई है, इसको सिस्टम ऑफ इन्वेंशन SI में मीटर कहते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में कहते हैं, समय को सेकंड में कहते हैं, ताप को केल्विन में कहते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में कहते हैं, ज्योति तीव्रता को कैंडेला कहते हैं, पदार्थ का परिणाम मोल में होता है। अभी आपसे पूछेगा कि वर्तमान में 1 किलोग्राम का जो है वो द्रव्यमान चेंज किया गया है, ठीक है। 1 किलोग्राम की परिभाषा वर्तमान में चेंज की गई। इसको हम साइंस एंड टेक वाले में चर्चा करेंगे, अभी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे नहीं, चूँकि यहाँ आप करना ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ आपकी चारों प्रकार की पद्धति, FPS पद्धति, CGS पद्धति, MKS पद्धति और सिस्टम ऑफ इन्वेंशन। यहाँ पर मीटर की परिभाषा है, आप किताब मैं इसको जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, वहाँ से आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है, PDF, तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा कैंडेला की परिभाषा क्या है। अब थोड़ा हम देखते हैं भौतिक राशियाँ और इसके व्युत्पन्न मात्रक। देखिए, भौतिक राशियों को कई छोटे छोटे भागों में तोड़ा गया। सपोज डैट, अब जैसे आयतन है, ठीक है, लंबाई आयतन से जनरेट होती है, तो लंबाई में ये होता है, किसी भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, इसका आयतन किस निकालेगा? मीटर क्यूब होगा, ठीक है। घन का आयतन जो होता है मीटर क्यूब होता है।
तो वहाँ लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, ठीक है। तीनों लंबाई गुणे चौड़ाई, किसी वस्तु का जो अगर घन आयतन निकाला जाता है तो मीटर की घात 3 इसका मात्रक होता है, ठीक है। आप यहाँ पे समझ गए। तो उसका व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, भौतिक राशि आयतन का उसका व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, मीटर की घात 3। इसको आप याद करिए, इसका कोई और चारा है ही नहीं, ठीक है। घनत्व का, घनत्व बराबर देखिए द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व के। आयतन को हम एल क्यूब कहते हैं और घनत्व को डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। तो घनत्व बराबर क्या होगा, इसको इस पक्ष में ले जाएं तो भाग हो जाएगा द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। ये चीज़ है, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। अब द्रव्यमान, अब यहाँ जब इंटरमीडिएट में आप पढ़ेंगे तो बीमी विश्लेषण एक चैप्टर होता है, तो वहाँ पर पूछता है कि बीमा निकालिए, ठीक है। तो वहाँ पर ये चीज़ें निकाली जाती हैं। तो घनत्व जो होता है द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, यदि हम केस पद्धति मापा जाए तो द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, आयतन का मीटर की घात 3 अर्थात एल क्यूब होता है, मीटर की घात 3 किलोग्राम मीटर की घात -3। और जैसे सपोज डैट आप मानिए कि 1/x है, ठीक है। थोड़ा गणित में सीख लीजिए। यदि 1/x है, यदि आप इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं तो कड़ी और घातांक के नियम के अनुसार x की पावर -2 हो जाएगा। आई होप क्लियर यहाँ पे आप जानते होंगे कि नहीं जानते हैं तो आप, मैं आपको जब मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर ये चीज़ें मैं आपको चर्चा करूँगा घातांक और कड़ी वाले चैप्टर में, ठीक है। आप यहीं अभी ऐसा सीख लीजिए। विस्थापन और समय क्या होता है, देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। दूरी बटे समय, ठीक है। दूरी और विस्थापन दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अंतर दोनों में नहीं है। विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है, या एक इसमें बेसिकली एक दिशा का सदिश राशि है, जबकि विस्थापन जो है एक सदिश राशि है, जबकि दूरी जो है एक अदिश राशि में दिशा का ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। आप चलते जाइए कोई भी परिमाण पर, ठीक है। तो दूरी अदिश और सदिश राशि दोनों का अंतर होता है। दूरी एक अदिश राशि जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। सपोज दैट कोई x बिंदु है और y बिंदु है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने की बीच की दूरी को हम कहेंगे विस्थापन, ठीक है। और यदि कोई ये दूरी है तो अब ये दूरी से यहाँ दूरी तक है, इसको विस्थापन नहीं कहा जाएगा। ये दूरी यहाँ से भी जा सकती है, यहाँ से भी जा सकती है, कोई स्थिति परिणाम नहीं है, लेकिन इसका एक परिणाम है। ये अब x से लेकर के y तक एक निश्चित दूरी पर विस्थापित होंगे, ठीक है। तो विस्थापन का बेसिकली परिमाण और दिशा दोनों होता है, आप यही जान लीजिए। तो अब दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर कितना होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर कितना होगा, चाल गुणे समय के, ठीक है। तो यहाँ पे चाल को क्या कहते हैं, वेग होता है ना। चाल और वेग जानते हैं नहीं जानते हैं। वेग बराबर होता है मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से आप अगर उसको हल करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा मीटर पर सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मीटर पर सेकंड की पावर -1, ठीक है। यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको अलग से एक बीमी विश्लेषण का चैप्टर है, उसमें ये चीज़ें बता दूंगा। अभी आप इसको रटिए और कोई ऑप्शन नहीं है इसका, ठीक है। आपको रटने से ही ये चीज़ें आएंगी। जैसे आप रट लीजिए सीधे सीधा, वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। विस्थापन बीच की दूरी मान लीजिए यल से डिनोटेड की जाती है। सपोज दैट विस्थापन है तो यल दूरी विस्थापित हुआ, और बटे समय मतलब हो गया टी या सेकंड, तो LT -1 होता है इसका बीमी विश्लेषण, ठीक है। वहाँ पर जब इंटर के चैप्टर है, इंटर में जब मैं शुरू में गया था तो कहे यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने हाई स्कूल तक तो ये सब चीज़ें पढ़ी ही नहीं थी। तो नई नई चीज़ें आपको मिलना पड़ता है, उसमें कुछ ना कुछ रटना पड़ता है। मैंने भी रटा है, रटो यार क्या करोगे, ठीक है, क्योंकि हमारी उस प्रकार की शिक्षा पद्धति ही नहीं थी। त्वरण बराबर क्या होता है, तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की समय दर को हम त्वरण कहते हैं, ठीक है। वेग परिवर्तन की समय दर को हम त्वरण कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु जो है यदि अपने एक वेग से गतिमान है तो उसके समय के परिवर्तन दर को हम क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। वेग का जो होता है, अब वेग और बराबर कितना होता है, या चाल या वेग दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। सदिश और अदिश राशियों का अंतर होता है। मैं सदिश और अदिश राशियाँ जब आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें सारी चीज़ें बता दूंगा और क्लियर कर दूंगा कौन सी सदिश होती है और कौन सी अदिश राशि होती है। मैं सदिश अदिश राशि बोल रहा हूँ, उनमें आपके कन्फ्यूजन हो रहा होगा क्या बोल रहे हैं सदिश अदिश राशि। सदिश राशियाँ ऐसी राशियों को कहते हैं जिसमें परिणाम
और दिशा दोनों पाए जाते हैं, जबकि अदिश राशियों में सिर्फ परिणाम होता है, दिशा नहीं। जैसे कि विस्थापन, वेग, त्वरण, ये सदिश राशियाँ हैं। विस्थापन, वेग, त्वरण एक सदिश राशि है। दाब, कार्य, ऊर्जा अदिश राशि हैं। ठीक है, दाब हुआ, कार्य हुआ और ऊर्जा हो, ये किसी दिशा की इसकी आवश्यकता नहीं होती है। जबकि विस्थापन में कोई दूरी कितनी दिशा में विस्थापित हुई है, कहाँ विस्थापित, उसका कोई महत्व नहीं, जब तक क्लियर नहीं हो तब तक कोई महत्व नहीं है। वेग भी वैसा है, किस दिशा में वेग लग रहा है ये महत्वपूर्ण है। जबकि आप देखते हैं जब आप यहाँ पर दिशा बनाया जाता है, आप जब स्टैटिक्स और डायनेमिक्स पढ़ेंगे इंटरमीडिएट में, तब वहाँ ये चीज़ें मिलती हैं आपको। तो इसलिए मैं इसको पढ़ाने में मुझे दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा हुआ है। तो आपको इंटरमीडिएट अगर साइंस बैकग्राउंड का होगा लड़का तो वो समझ रहा होगा कि क्या बता रहे हैं ये। ठीक है, तो विस्थापन, वेग, त्वरण जो है वो सदिश राशि है और दाब, कार्य, ऊर्जा अदिश राशि है। आई होप क्लियर हो गया होगा कि सदिश और अदिश राशियाँ क्या हैं। मैं आगे बताऊँगा, अभी तो ये मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ और मूल मात्रकों पर चर्चा हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर बल बराबर कितना होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण का होता है। द्रव्यमान को किलोग्राम से डिनोट करते हैं और त्वरण बराबर कितना होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आप पूरा कर दीजिए, मीटर पर सेकेंड है और ये सेकेंड स्क्वायर हो गया, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक होगा। इसे हम न्यूटन भी कहते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए थोड़ा सा हम इस पर, अभी तो यहाँ पर भी है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए कार्य W बराबर होता है F इंटू डी कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है, FD कॉस थीटा। इस पर पर्टिकुलरली जो आते हैं वो सवाल हल करने के लिए आते हैं। जैसे कहता है कि यदि कोई वस्तु का द्रव्यमान का यदि किसी वस्तु पर कोई व्यक्ति F बल लगा रहा है, उसे D दिशा में स्थापित कर रहा है और उन दोनों के बीच का कोण 30 डिग्री है, तो कितना कार्य लग रहा है, क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, आप ये जानिए कार्य होता क्या है, बस यही बता दीजिए। तो कार्य बराबर होता है F इंटू F मतलब होता है द्रव्यमान और D मतलब होता है मीटर। तो द्रव्यमान गुणे बल गुणे विस्थापन, यह बराबर होता है बल, और बल गुणे विस्थापन इसका जो है स्टैंडर्ड परिभाषा वो है, मात्रक है, मूल मात्रक है इसका ना। तो ये देखिए न्यूटन मीटर हो गया। ठीक है, शक्ति क्या होता है, शक्ति P इक्वल टू होता है W/T। W से होता है कार्य का मात्रक होता है जूल और T होता है सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोण क्या होता है, देखिए कोई भी एंगल होता है तो उसका मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अब थोड़ा प्रश्न पर चलते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो शक्ति भैया वाट से डिनोट की जाती है। ठीक है, अब इसमें हर्ट्ज क्या है, हर्ट्ज जो होता है आवृत्ति यन होता है, हर्ट्ज जो होता है आवृत्ति की मात्रक होती है। ऊर्जा का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, और न्यूट्रॉन जो होते हैं, ये न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ये एक मूल कण होता है। ठीक है, मौलिक कण होता है। यहाँ पर देखिए चीज़ दिया गया है। अब इसमें विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो विद्युत शक्ति की इकाई भैया वाट है। ठीक है, एम्पियर प्रतिरोध की मात्रक है। कूलाम, देखिए Q बराबर होता है I इंटू टी। ठीक है, I होता है प्रतिरोध और T होता है टाइम। Q बराबर I इंटू टी, तो कूलाम बराबर होता है एम्पियर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर आप जान लीजिए। तो कूलाम जो होता है ये पर्टिकुलरली एक आवेश होता है, आवेश की मात्रा होती है कूलाम। ठीक है, और वाट जो होता है ये तो आप जानते ही हैं, शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक है, P इक्वल टू होता है W/T। ये सब चीज़ें मुझको इसलिए आता है कि मैंने इस पर इतना क्वेश्चन किया हुआ है। तो आज मैं अगर हिंदी में नहीं जानता तो इंग्लिश में अपने आप मुझको याद ही चीज़ें हैं। ठीक है, बल का मात्रक होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण के, इसको हम न्यूटन से डिनोटेट करते हैं। ठीक है, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, न्यूटन को डाइन में परिवर्तन करने के लिए फिजिक्स में, इंटरमीडिएट की फिजिक्स आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है पहला चैप्टर शायद है, वहाँ पर मापन और मात्रक में न्यूटन को डाइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फैराडे ने अपने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी जो सिद्धांत दिए थे, तो ये फैराडे एक मात्रक होते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय
क्षेत्र के बीच में जो बल होते हैं उसको फैराडे ने उसको डिनोटेट किया था। फर्मी 10 की घात शायद -12 होता है। फर्मी 10 की घात -10 जो होता है ये एंगस्ट्राम होता है। 10 की घात -3 जो होता है ये नैनो सेकेंड होता है। ठीक है, तो फर्मी 10 की घात शायद 24 होगा या कुछ भी होगा, तो क्लियर करने पर ही देखने पर शायद मैं भूल गया हूँ, तो मैं क्लियर करके आपको फर्मी बता दूंगा कब कहाँ का है। रदरफोर्ड जो है ये परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल संबंधित सिद्धांत दिए थे, तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है, शक्ति का मात्रक होता है वाट। न्यूट्रॉन तो आप जानते हैं जेम्स चैडविक ने खोज किया था। न्यूटन का मात्रक होता है डाइन। ठीक है, अब देखिए आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, आवृत्ति जो होती है n, आवर्तकाल इसका हाफ होता है। ठीक है, 1/t होता है। आवृत्ति जो होती है, आवृत्ति इक्वल टू 1/t होता है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होता है इसका मात्रक है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय के, तो ये वेग का मात्रक है। रेडियन जो है घनकोण का मात्रक है। वाट शक्ति का मात्रक है। ठीक है, एक चीज़ आप जान लीजिए, हर्ट्ज के बारे में आपने पूछा तो मैं आपको बता दूं कि एक सामान्य व्यक्ति जो होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकता है। मतलब जो ऐसी ध्वनि जो 20 हर्ट्ज से लेकर के HZ से लेकर के 20,000 हर्ट्ज HZ तक होती है, ठीक है, उसको सामान्य व्यक्ति सुन सकता है। इसको बोलते, और यदि इससे नीचे वाली ध्वनि हो तो इसको भी मनुष्य नहीं सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से नीचे वाले मनुष्य को, व्यक्ति ध्वनि को भी नहीं मनुष्य सुन सकता है, और 20 हर्ट्ज से ऊपर वाली ध्वनि को भी मनुष्य नहीं सुन सकता है। ठीक है, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। चालक की विद्युत प्रतिरोध, चालक की विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, तो ओम होती है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई जो होती है ओम होती है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। ठीक है, एक चीज़ जान लीजिए, पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। ठीक है, प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें प्रकाश, सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है। ठीक है, सब सरल क्वेश्चन है। ठीक है, प्रकाश वर्ष का मात्रक जो है किसका है, तो ये दूरी का मात्रक है, ये भी आपको आता ही होगा। प्रकाश वर्ष है तो वह दूरी जो एक वर्ष में चली गई हो, ये भी आपको आता, आपने पढ़ा अभी। एक पारसेक तारों संबंधी दूरी मापने का मात्रक के बराबर है। ठीक है, तो पारसेक जो होता है, मैंने अभी आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले ऊपर, कि पारसेक दूरी का मापन है। ठीक है, इसमें 3.25 प्रकाश वर्ष लिखा गया है। इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपसे सिर्फ यही इतना पूछा जाएगा कि पारसेक किसका मात्रक है, जो दूरी का है। ठीक है, यहाँ पर दे दिया गया है। क्वेश्चन ए इज़ द राइट आंसर, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आप देख लीजिए कि यदि किसी लंबाई को मीटर